हाय स्टूडेंट्स, तो आज फिर से क्लास 12th मैथमेटिक्स में चल रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा में आज फिर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, और वो है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए जैसे डॉट प्रोडक्ट आप समझे थे, याद होगा कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ये कहाँ यूज होता है। पहले ये ध्यान रखो कि अगर यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है इनटू यहाँ फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आंसर आ जाए अगर वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो तब क्या करोगे, ए क्रॉस बी से डिनोट करोगे। अगर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर, जैसे कि ये यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ बी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आए वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तब आप कहते हो कि इसके मल्टीप्लिकेशन को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। समझ में आया? तो आप कह सकते हो कि व्हेन after the multiplication of two vector quantity, the resultant quantity will becomes also a vector, then the multiplication of these two vectors denoted by the A cross B and read as A cross B। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी होता तो वह यहाँ डॉट लग जाता, बस यही फर्क है। ये रिप्रेजेंटेशन है, बस एक प्रेजेंट करने का अलग मेथड है। तो इसको आप A क्रॉस B से डिनोट करोगे। समझ में आ गई बात? चलो, ये तो पहले मैंने बताया कि क्रॉस लगेगा कहाँ, लेकिन अब आ जाओ कि ए क्रॉस बी को हम समझ रहे हैं, समझने चलते हैं कि ए क्रॉस बी को आप कैसे लिखोगे। देखो, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर यहाँ ए है और ये वेक्टर बी है, और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल पे सबटेंड करते हैं। एंगल ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। तो जो ए क्रॉस बी दिखाया जाएगा, जरा ध्यान देना कि वेक्टर ए क्रॉस बी को डेफिनेशन ये है इसका कि ये मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, और इसके बगल में यहाँ पे एन कैप लगेगा। सबसे मजेदार चीज, ये छोटी सी चीज है लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी को हम लोग जानेंगे डिटेल, ठीक है ना। चलो, ए क्रॉस बी को हम मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप से लिखते हैं, और यहां पे हम इसको ए बी साइन थीटा एन कैप लिखेंगे। वेयर एन कैप यूज यूनिट वेक्टर along ए क्रॉस, क्योंकि ए क्रॉस बी जो आंसर आएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। भैया, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जो आंसर आना चाहिए उसमें डायरेक्शन होना न चाहिए। तो यहाँ पे एन कैप इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए ही लगाया गया, इसके डायरेक्शन को ही शो करेगा ये। तो ये एन कैप बोला गया, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स की जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसके ही अलोंग ये यूनिट वेक्टर शो करता है, ठीक है। लेकिन एन कैप को भी और डिटेल देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज टेकन बाय स्क्रू लॉ। ये स्क्रू लॉ से पकड़ा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्रू लॉ है क्या, इसको मैं ऐसे ओरली समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज टेकन बाय स्क्रू लॉ। स्क्रू लॉ इट मीन्स कि जैसे सपोज करो आपको अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो अब एक काम करो, स्क्रू लॉ इसलिए बोला जाता है कि एक स्क्रू मतलब पेंच लीजिए, पेंच, और एक पेंचकस लीजिए, स्क्रू ड्राइवर। अब आपको
ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले पेंचकस की नोक को आप यहां रख दो, ठीक है, और पेंचकस हाथ में पकड़ो ऐसे। ए को बी की, ए क्रॉस बी अगर चाहिए तो ए को बी की ओर घुमाओ, तो पेंचकस को भी ऐसे घुमाओगे, देखना ध्यान से, अगर ऐसे घुमाओगे इस तरह से, तो ये पेंच की जो नोक होगी उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा ना, उसका डायरेक्शन अपवर्ड ऐसे होगा। तो इसको हम स्क्रू लॉ, अब देखेंगे ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ये समझ में आया। लेकिन इसको हम लोग जनरली यहां पे ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में एन कैप होगा, इसी को हम कहेंगे ए क्रॉस बी है। बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो गया। तो अब डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज टेकन बाय स्क्रू लॉ। स्क्रू लॉ क्या होता है मैंने, लेकिन अब अगर बी क्रॉस ए किसी को चाहिए तो फिर से वही काम करो, पेंच की नोक रखो, पेंचकस लो। अब बी क्रॉस ए को मतलब बी को ए की ओर घुमाओ, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और जब ऐसे करोगे तो पेंच की नोक अंदर घुसेगी। इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड है, और जबकि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। समझ में आया। सो डायरेक्शन ऑफ एन कैप टेकन बाय स्क्रू लॉ। सो by the screw law, स्क्रू लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, और जबकि डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए अगर देखा जाए तो ये भी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट करने वाली बात है, क्या है, ये अच्छे से नोट कर लेना कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is always perpendicular to both vectors A and B। दोनों पर जो A क्रॉस B का डायरेक्शन A पर भी परपेंडिकुलर होगा, B पर भी परपेंडिकुलर होगा हमेशा। समझ में आया। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड हुआ, तो ये है ना, इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो यहां लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, एंड टेकन बाय स्क्रू लॉ। क्योंकि स्क्रू लॉ इसलिए लगता है कि पता नहीं चलता ऊपर है, ये तो तय है कि दोनों पर परपेंडिकुलर, लेकिन आउटवर्ड है कि डाउनवर्ड। अगर ये कंफर्म करना है तो स्क्रू लॉ को फॉलो कर जाओ, बात पूरी समझ में आ जाएगी। समझ में आया। तो ये एन कैप एक्चुअल में डायरेक्शन को शो करने का बहुत अच्छा एक तरीका है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ये मैंने जो दिखाया है अभी, इस पे लिखा है, एक एक लाइन इसका बड़ा यूजफुल होगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये अभी मैंने डायरेक्शन इसका समझाया, उसका ए क्रॉस बी का वो वैल्यू देखे, लेकिन अब यहीं पे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी भी जानेंगे। बड़ा मजेदार उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो भी समझेंगे। लेकिन यहां तक आप अच्छे से जान जाओ कि एन कैप का मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो अभी हम लोग तो ये जान चुके हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए
या ऐसे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यही बताया गया है। ठीक है, लेकिन अब एक काम करो कि टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, अगर मॉडुलस वैल्यू लिखोगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तब क्या होगा, ए बी साइन थीटा तो वेक्टर तो है नहीं, तो यह बाहर निकालो, यहाँ पे भी मॉड लगा दो। मॉड जो लिया जा रहा है केवल हम वेक्टर, ये तो स्केलर क्वांटिटी मैंने बाहर खींच लिया, मॉडुलस वैल्यू इसका निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ए बी साइन थीटा मॉड एन कैप की वैल्यू तो 1 होती है, क्योंकि एन कैप, बिकॉज एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1। तो एक काम तो हमारे लिए ये और बन गया कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ गायब हो गया। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर इतनी है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी में बस डायरेक्शन गायब हो गया। चलो इतना तो ठीक है, लेकिन अभी आगे बढ़ो। अब हम लोग एक काम करते हैं कि मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, इतना ठीक है। और ये जो आप देखो ना हाफ ए बी साइन थीटा, ये सबसे मजेदार चीज है, इसी को समझना है क्या ये हाफ ए बी साइन थीटा है क्या ये। चलो इसके लिए आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखो, जो वेक्टर जहां वेक्टर, अब इसको थोड़ा मैं हटा ले रहा हूं क्योंकि अब हमको यहाँ डायरेक्शन से नहीं मतलब है। इस समय ये ए बी है, ठीक है। आप एक काम करो कि इसका, या इसको हटाओ पहले, चलो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ए लिए हैं एक लाइन और ये है बी, ठीक है। इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहे, वेक्टर नहीं। अब इसको एक काम करो कि इसको लेकर के एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, यानी कि इसके परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे और इसके परपेंडिकुलर लाइन यहां से, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। एक्चुअल में वेक्टर ए और वेक्टर बी बस इतना ही दिया हुआ है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग में पैरेललोग्राम ड्रा करो। और पैरेललोग्राम ड्रा करने के बाद आप इसको मिला लो, इसको भी मिला लो। अगर ये वेक्टर ए है बी है तो इसकी वैल्यू भी बी होगी और इसकी वैल्यू भी ए होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम आप ड्रा किए हो। तो लेंथ तो अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में ना, तो वही यूज किया गया है। चलो ये पैरेललोग्राम बन गया। आप जानते हो इस पूरे पैरेललोग्राम में अगर इसकी वैल्यू आप थीटा लिए हो तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया वो होता है हाफ ए बी साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज किया गया है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए जो थीटा लिया जाता है, आप एक्चुअल में ये भी जान लो, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये ए बी सी है, ए बी सी है, तो इसके सामने का एंगल साइड ए है, इसके सामने का साइड बी और इसके सामने का साइड सी, ऐसे लिया जाता है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो आप एक काम करो कि इधर ए बी ऐसे कर लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा फायदा होगा। इसको ए बी सी ऐसे कर लोगे ना तो बी के सामने का साइड बी ले लो, इसके सामने का साइड ए हो गया, इसके सामने का साइड सी हो गया। और अगर ए और बी के बीच का ये वाला एंगल लेना है, ठीक है, अगर इस एंगल को लेके फार्मूला लिखोगे तो हाफ ए बी साइन थीटा लिखा जाता है। इसी तरह इस एंगल को लोगे तो हाफ ए सी साइन बी लिखोगे, इसको लोगे तो हाफ बी सी साइन ए लिखोगे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है और ये सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th में पूरा डिटेल है इसका।
क्लास 11th में ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड है, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल में आप जाओगे तो एरिया 3 तरीके से निकाला जाता है। इसको आप चाहो तो हाफ AB साइन C लिखोगे, या इसी को हाफ BC साइन A लिखोगे, या इसी को हाफ CA साइन B। किसी भी ट्रायंगल का एरिया 3 तरीके से ऐसे निकाला जा सकता है। इसको 2 साइड और एक एंगल के फॉर्म में बोला जाता है। तो एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल है। एरिया 2 इंटू एरिया ट्रायंगल OABC। तो आप ट्रायंगल OAB का एरिया निकल रहा है, समझ में आया। लेकिन आप ये भी जानते हो कि 2 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल है, तो अगर जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा ठीक उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का भी तो होगा ना। तो ये दोनों एरिया बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये डबल जैसे ही करोगे तो ये एरिया पैरेललोग्राम बन जाएगा। एरिया पैरेललोग्राम OACBO, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का एरिया, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मतलब कोई भी 2 साइड को क्रॉस निकाल दोगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस B। यानी A क्रॉस B जब भी निकालोगे तो एक्चुअल में पैरेललोग्राम का एरिया आप निकाल दोगे। तो अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये ध्यान रखना। तो अब हम लिख सकते हैं लास्ट में फाइनली क्या, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड A क्रॉस B। सॉरी ये नहीं रहेगा। तो एरिया पैरेललोग्राम का मतलब पहले जान लो कि इस पैरेललोग्राम में ध्यान रहे कि जो A है ये A और B दोनों एडजेसेंट साइड होने चाहिए। वेयर A and B are adjacent sides। A and B are adjacent side होने चाहिए, ठीक है। किसी भी एडजेसेंट साइड का क्रॉस निकाल दोगे तो उससे बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। ये फार्मूला हो गया। और सेकंड में तब ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना होगा तो आधा कर देना इसको, हाफ मॉड A क्रॉस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम केवल मॉड A क्रॉस B से निकालोगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हाफ A क्रॉस B से निकाल दो। इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस B के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस B। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये फार्मूला हो। चलो अब जरा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप ये ध्यान रखो कि A क्रॉस B को आप B क्रॉस A नहीं लिख सकते। इसका मतलब A क्रॉस B या वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कन्वर्टेबल। एक मतलब कि उसको रिवर्टेबल, A क्रॉस B को B क्रॉस A नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मैंने बताया था कि A क्रॉस B का डायरेक्शन अपवर्ड था, और जबकि B क्रॉस A का डायरेक्शन डाउनवर्ड था। तो जब डायरेक्शन अलग हो गए तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तभी ये वेक्टर इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये इक्वल नहीं होंगे। बट आप अगर मैग्नीट्यूड कहोगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। वेक्टर इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का। A क्रॉस B को मॉड A क्रॉस B
को मॉड बी क्रॉस ए लिख सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी आप लिखना चाहते हो तो इसको अलग अलग ए क्रॉस बी को अलग कर दो और ए क्रॉस सी को अलग लिख सकते हो, जैसे डॉट प्रोडक्ट में बताया था। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में अगर लिखोगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी वेक्टर्स आर पैरेलल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 n कैप, इट मीन्स 0 वेक्टर। तो यहाँ पे कंडीशन हो गया कि अगर दो वेक्टर को पैरेलल शो करना है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो। समझ में आ रहा है ना? इफ यू हैव टू रिक्वायर टू शो the two given vectors are parallel, then for this action you should be proved that a cross b is equal to 0। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उसके लिए क्रॉस बी को 0 दिखाइए। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया गया था, ए डॉट बी को 0 दिखाइए। परपेंडिकुलर शो करना है तो ए डॉट बी 0 दिखाओ, पैरेलल शो करना है तो ए क्रॉस बी 0 दिखाओ। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर थीटा जो है 90 डिग्री हुआ तो थीटा 90 के केस में क्या करोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 n कैप, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी n कैप आ जाएगा ये। ठीक है। प्रॉपर्टी फिफ्थ में व्हेन वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, अगर दोनों इक्वल वेक्टर हैं तब क्या करोगे इस केस में, देन थीटा 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन 0 n कैप। ठीक है। और ए अगर साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो पूरा 0 वेक्टर आ गया, यानी ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। यानी इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है। क्रॉस सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, जबकि सेम वेक्टर का डॉट क्या बताया गया था, ए डॉट ए का मतलब मॉड ए का स्क्वायर ये बताया गया था, जबकि क्रॉस यहाँ ऐसे होता है। तो ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। ठीक है। इसके बाद आ जाओ सिक्स प्रॉपर्टी में। इसके सिक्स प्रॉपर्टी में इसका यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम निकालेंगे। प्रॉपर्टी 6 में आईजेके का हम प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। चलो इस पर आई है, इस पर जे है और इस पर के है। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोग आई डॉट जे लिखने जा, बहुत ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का मतलब फार्मूला जब लिखोगे मॉड आई मॉड जे साइन का डिग्री, आई और जे के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका क्रॉस जो डायरेक्शन है, ये तो मॉड साइन, लेकिन डायरेक्शन जो एन कैप का मतलब क्या होता है यहाँ पे और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा बताओ कि अगर आई क्रॉस जे ऐसे करेंगे तो आई को जे की ओर क्रॉस करोगे तो जो आंसर आएगा आई क्रॉस जे का, उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? अगर आई क्रॉस जे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, घुमाओ ऐसे आई क्रॉस जे करोगे तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा ना। तो वास्तव में ये जेड एक्सिस है उसी को यहाँ लिटाया गया, वो एक्चुअल में यही स्टैंडर्ड यहाँ पे किया हुआ है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए के कैप। सबसे मजेदार चीज है। वैसे सब 11th में फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, ये आप दोबारा पढ़ रहे हो इसलिए हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा टफ फील होना चाहिए आपको, क्योंकि ये तो मॉड आई मॉड जे साइन 90 ठीक है, लेकिन जो एन कैप समझाया गया था वो डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे होना चाहिए। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन अपवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ही तो के कैप क्या बताता है? यही तो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर।
और अब सारी वैल्यू देखो, मॉड आई की वैल्यू 1, मॉड जे की वैल्यू 1, साइन 91 और बचेगा केवल के, क्योंकि ये सारे यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर विल बिकम्स ओनली 1। तो इस आंसर को आप के कैप, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आ गई, के कैप। अब इसी तरह से सिमिलरली अब ये जान लो कि अगर आई क्रॉस जे हुआ तो इसकी वैल्यू के लिखोगे, लेकिन अगर जे क्रॉस के हुआ तो इसकी वैल्यू आई लिखोगे, अब के क्रॉस आई हुआ तो इसकी वैल्यू जे लिखोगे। लेकिन अगर उल्टा हो गया कहीं, जे क्रॉस आई हुआ तो माइनस के करोगे, के क्रॉस आई हुआ तो माइनस आई करोगे, आई क्रॉस के हुआ तो माइनस जे करोगे। समझ गए? इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सर्कुलर आप ले लो यहाँ पे, ये आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। देखो बता रहे हैं, जैसे आई क्रॉस जे अगर करोगे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, अगर आई क्रॉस जे करोगे तो के लिखोगे, और जे क्रॉस के लिखोगे तो आई होगा, और के क्रॉस आई होगा तो जे होगा। तो ऐसे चल रहे तो बस आई जे के आई। लेकिन कहीं उल्टा हो गया, अब जैसे देखो जे आई, तो जे और आई को लोगे तो उल्टा हो गया तो माइनस जे लिखो, उल्टे चल रहे हो ना आप, तो ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन शो करने में। ये तो आई जे जे के, लेकिन अगर सेम वेक्टर का क्रॉस निकालोगे तब आई क्रॉस आई, तो क्या लिखोगे, मॉड आई, और ये 0 हो जाता है ना, एन कैप का पता नहीं, इधर भी ये भी आई कैप ही वैसे होना चाहिए, ये आई कैप डायरेक्शन में ही जाएगा, लेकिन कुल मिला जुला के आंसर 0 आ गया। तो सिमिलरली आप कह सकते हो आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, चाहे के क्रॉस के हो, सभी का आंसर 0 है। कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है। ये जितना बॉक्स में बना ये सारे फार्मूले हैं, बॉक्स में बना हुआ सब फार्मूला है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। और अब इसके बाद इसका टेबल बना लेते हैं। जैसे डॉट का टेबल बनाए थे, आप क्रॉस का टेबल बना लो, आई जे के, और यहाँ आई जे और के, इसके टेबल को फिलअप करो। देखो अगर आई क्रॉस आई, ये जो आप देख रहे हो ये बीच में लगेगा, आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, जे आई माइनस के, जे आई है ना, आई जे होता तो के होता, लेकिन जे आई है तो माइनस है। इसके बाद जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के ये आई हो जाएगा, क्योंकि जे के ऑर्डर में है, ये के क्रॉस आई ऑर्डर में है, ये के क्रॉस आई तो जे लिखोगे, के क्रॉस जे उल्टा हो गया तो माइनस आई लिखोगे, और के क्रॉस के 0 लिखोगे। तो ये क्रॉस के लिए टेबल है, इसको आप याद कर सकते हो। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आज हमने जो पूरा देखा ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी चीजें थी, और इतना आप कवर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो कंपोनेंट फॉर्म है उसका क्रॉस देखेंगे, यानी कि जो कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई 2 वेक्टर दिया जाता है तो उसका क्रॉस आप कैसे फाइंड करोगे, कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, या अभी आओ देख लिया जाए, टाइम कितना हो रहा है। बस करिए, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें।
क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट फॉर्म है उसमें कैसे निकालेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब तक के लिए सभी को थैंक यू।